हेलो गाइस, वेलकम टू मेदा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ध्वनि तरंग की। स्पेशली यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं साउंड की। साउंड जो है गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन यूपीएससी से लेके एसएससी एग्ज़ाम तक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके हर एक पॉइंट को आज हम कवर करेंगे लेक्चर के माध्यम से। हालांकि जो साउंड टॉपिक है ये अलग अलग पार्टों में हम कवर करेंगे, एक पार्ट में इसे कवर करना पॉसिबल नहीं है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो गाइस, जो साउंड है अर्थात जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगे सबसे पहले तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। याद रखना अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसे कवर किया हुआ है और पिछली क्लास में स्पेशली इसे हमने कवर किया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन होने से होती है और इस प्रकार कंपन जो है ना ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। अच्छे से आज हम साउंड को कवर कर लेंगे गाइज और इसके बाद हमें इसे दोबारा पढ़ने की शायद ज़रूरत ना पड़े। जिन तरंगों की आवृत्ति लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच होती है, उनकी अनुश्रुति हमें अपने कानों के द्वारा होती है और उन्हें हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जिन तरंगों की आवृत्ति जो ये लिमिट है इस सीमा से कम या अधिक होगी तो उनके लिए हमारे कान सुग्राही नहीं होते हैं और अर्थात सुन नहीं पाते हैं और हमें उनसे ध्वनि की अनुभूति नहीं होती है। अतः ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं तरंगों के लिए किया जाता है जिनकी हमें अपने कानों द्वारा अनुभूति होती है, ठीक है ना। भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए ध्वनि तरंगों की आवर्ती परिसर अलग अलग हो सकती है। ये सब डाटा हम आगे पढ़ेंगे भी। आगे बात करते हैं ध्वनि तरंगों का आवर्ती परिसर। तो गाइस, इसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे अश्रव्य तरंगों की, ठीक है ना। इंफ्रासोनिक वेव्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये होता क्या है गाइस, ये 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि है। तरंगों को जो है स्पेशली अश्रव्य तरंगे बोल दिया गया है। ये हमारे कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता और इन्हें बहुत बड़े स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य के कान इसे क्या होते हैं गाइज, सुन नहीं सकते हैं। कौन से? तो अश्रव्य तरंगों को 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति इनकी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। आगे बात करते हैं सेकंड टाइप का जो आएगा श्रव्य तरंगे, ऑडियोबल वेव्स जिसे बोलते हैं। ये होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंग, ठीक। इन्हीं को श्रव्य तरंग बोलेंगे। और अपश्रव्य हमने बोला 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं, उन्हें सुना नहीं जा सकता और इन तरंगों को मनुष्य के कान क्या करते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा गाइज आगे बात करें पराश्रव्य तरंगों की, तो गाइज ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगे हैं और इनको ही पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है, ठीक। मनुष्य के कान इन्हें नहीं सुन सकते परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो है इनको सुन सकते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, वो उदाहरण में हम स्पष्ट करेंगे। और इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनकी तरंगदैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरणपुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा भी जा सकता है। अगर बात करें पराश्रव्य तरंगों के उपयोग की, तो संकेत भेजने में और समुद्र की गहराई का पता लगाने में स्पेशल इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कीमती कपड़े, वायुयान और घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में भी इसका प्रयोग होता है और कल कारखानों की चिमनियों में कालिख हटाने में और दूध के अंदर की हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में और गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का, ठीक है ना। आगे जो अब हम बात करने वाले हैं ना, अब बात करने वाले हैं ध्वनि की चाल की, ठीक, स्पीड ऑफ साउंड की। तो विभिन्न माध्यमों में जो ध्वनि की चाल है मुख्यतः भिन्न भिन्न होती है। जैसे ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में रहती है, उसके बाद द्रव में और लास्ट में आता है गैस का नंबर, ठीक है ना। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड की होती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठोस में जो है इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है।
जब एक ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्ध्य जो है बदल जाती है, जबकि आवर्ती नहीं बदलती है। अतः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवर्ती पर निर्भर करती है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसके अलावा अगर आगे बात करें ध्वनि की तीव्रता की, तो गाइस इसका जो मात्रक है बेल डेसिबल, यानी कि बेल का 10वां भाग डेसिबल होता है, ये भी याद रखना। ध्वनि की चाल पर निर्भर भौतिक राशियों के प्रभाव को हम यहाँ पर देखेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसे देखना हमारे लिए ज़रूरी है। दाब का प्रभाव, सो गैस ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल दाब पर का जो है ना कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ताप के प्रभाव की बात करें तो माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। इसके अलावा आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा गैस? नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में जो है सीटी की आवाज़ जो है बहुत दूर तक सुनाई देती है, सीटी की आवाज़ है, ठीक है ना, तो याद रखना। इसके अलावा अगर ध्वनि के लक्षण की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करें, तो इसमें 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता ऑब्लिक प्रबलता, तारतम्य और गुणता। इन तीनों को जो है अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आगे के लेक्चर में हमने इसे इंटेंसिटी को कवर किया हुआ है और पिच को भी कवर किया हुआ है, वो आगे बात करते हैं। इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी, मंद और प्रबल सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है जिसे शुद्धता से मापा जा सकता है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। इसके अलावा प्रबलता को मापा नहीं जा सकता है। प्रबलता सुनने वाले के कान की संग्राहिता पर ही क्या होती है, डिपेंड रहती है। इसके अलावा पिच की बात करें गैस तारतम्य की, तो जिसके कारण ध्वनि को पतली या मोटी कहा जाता है उसे बोलते हैं। तारतम्य जो है ना आवर्ती पर निर्भर करता है और ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होगा और ध्वनि पतली होती जाएगी। लास्ट है गाइस थर्ड वन, क्वालिटी गुणता, तो जिसके कारण हमें समान प्रबलता या समान तारतम्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। ध्वनि की गुणता स्वरों की संख्या, क्रम और आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे जो बात करने वाले हैं गाइस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो 45 डेसिबल ध्वनि है ये मानव शरीर के लिए सर्वोत्तम होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। और 75 प्लस जो डेसिबल से ध्वनि होगी ऊपर की, ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हालांकि एक साधारण व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 136 डेसिबल वाली जो है ध्वनि को सुन सकता है, लेकिन 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि सुनने से व्यक्ति बहरा हो जाता है, हो सकता है, ठीक है ना। और 150 डेसिबल से अधिक अगर व्यक्ति बार बार सुनेगा तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं गाइस प्रतिध्वनि की। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी ड्रिल टावर या पहाड़ से टकराकर फिर से परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने में श्रोता और परावर्तक सतह के बीच। सो गाइस बात करते हैं प्रतिध्वनि की। तो प्रतिध्वनि क्या है? जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी ड्रिल टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम लगभग 17 मीटर अप्रोक्स, अगर फिक्स बात करें तो 16.6 मीटर की जो है ना दूरी होनी चाहिए, ये बताया जाता है। इसके अलावा गाइस जो कान पर ध्वनि का प्रभाव है ना 1/10वें सेकंड तक रहता है और ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। कारण याद रखना, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है और उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इन पॉइंटों को विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। रेडियो भी जो है अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये गाइस ये अनुनाद क्या है, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चरों में कवर किया हुआ है और आगे भी हम एक बार इसे कवर कर ले रहे हैं और इसके बाद जो है फिर
एलाबोरेट करेंगे आगे से। अनुनाद क्या है गाइस? रेजोनेंस जिसे हम बोलते हैं, जब किसी वस्तु के कंपनों की जो स्वाभाविक आवृत्ति है किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। क्या? जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक जो आवृत्ति है किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, और इस घटना को क्या बोलते हैं? अनुनाद बोलते हैं। यहाँ अनुनाद कर लेना गाइस, उल्टा हो गया, अनुदान हो गया, अनुनाद कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा गाइस ध्वनि का व्यतिकरण को आगे देखते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है और इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। फिर से समझिए, जब समान आवर्ती या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर मिल जाएंगी ना और रीच हो जाएंगी यानी कि पहुंच जाएंगी तो उस बिंदु पर प्रतिध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है और इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती हैं तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है और इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण इसे हम बोलेंगे। यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती हैं तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है और इसे विनाशकारी बोलते हैं, ठीक है ना। विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण इसे हम लोग बोलेंगे, ठीक। सो गाइज आज का जो लेक्चर है अब हम उसे यहीं पर क्लोज कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा और पार्ट 2 इसका हमें लेकर आना ही पड़ेगा क्योंकि प्रकाश जो है ना काफ़ी ये जो टॉपिक है लाइट ये काफ़ी ये जो टॉपिक है ना साउंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि बार बार हमारे मुंह से लाइट आ रहा है, लाइट भी जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे भी बहुत सारे पार्ट में हम उसे कवर करेंगे आगे। और लेक्चर आपको पसंद आता है तो गाइस लेक्चर को देखने के बाद आप इसे ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू गाइस।